विद्यार्थियों नमस्कार। हमने पिछले भाग में यानी कि हमने जो पिछला लेक्चर लिया था इससे पहले पाठ क्रमांक 16 मैं उद्घोषक हूँ, लेखक आनंद सिंह। इस पाठ का हम पहला एक भाग प्रसारित कर चुके हैं। इसमें हमने लेखक का परिचय, लेखक की रचनाएं यानी कि कृतियाँ कौन कौन सी वो, इस पाठ की विधा आत्मकथा के बारे में, पाठ का परिचय के बारे में जाना, और लेखक ने जो पाठ की शुरुआत की है वह मैं उद्घोषक यानी कि मैं किस तरह से अनाउंसर बना या किस तरह से अनाउंसर हूँ और कितने साल सेवा की, ये बताया है। वह एंकर, उद्घोषक के लिए शब्द मंच संचालक या अंग्रेजी में एंकर भी कहते हैं। और ये जो लेखक है आनंद सिंह, उन्होंने 29 साल तक आकाशवाणी मुंबई पर अपनी सेवाएं प्रदान की है यानी कि सर्विस की है। इसके लिए उन्होंने कहा कि 29 साल में मैंने बहुत सारे लोगों से, बड़े बड़े नामचीन यानी कि बहुत बड़े बड़े लोगों से, उनकी मुंह से उन्होंने अपनी प्रशंसा सुनी है। उसमें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित शास्त्रीय संगीतकार पंडित भीमसेन जोशी के मुंह से भी उन्होंने अपनी प्रशंसा सुनी, तो वह गौरवान्वित अपने आप को महसूस करने लगे। ये जो मंच संचालक होता है, ये श्रोता और वक्ता यानी कि बोलने वाला और सुनने वाले के बीच की कड़ी होती है, दुआ होता है। इसके लिए ये कहते हैं कि सूत्र संचालक जो है वह जो होता है यानी कि मंच संचालक, किसी भी कार्यक्रम में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किसी कार्यक्रम को भी सफल बनाने में मंच संचालक का महत्वपूर्ण रोल होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं मंच संचालक ऐसा ही नहीं बना, इसके लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े, यानी कि बहुत परिश्रम करना पड़ा, घोर परिश्रम करने पड़े, बहुत कष्ट उठाने पड़े, झेलने पड़े। इसलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने बचपन का एक उदाहरण दिया था 9वीं कक्षा का, जो अपने स्कूल के प्रांगण में महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें भाषण करने के लिए चुना गया था। तब वो पहले कांपने, जैसे ही भाषण करने के लिए उठे, खड़े हुए कांपने यानी कि डरने लगे थे। उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और आज तक जितने भी महान लोग हो गए, उनका व्यक्तित्व, उनका अनुभव उन्होंने सामने, आंखों के सामने लाया, दिमाग में लाया। तब उन्होंने भाषण शुरू किया तो बोलना ही शुरू कर दिया, तो बोलते ही रह गए। बाद में जब भाषण खत्म हुआ तो तालियां की गूंज सुनाई दी, लोगों से उनकी प्रशंसा वाहवाही सुनी। और वह कहते हैं कि उसी घटना ने जब उनको हिम्मत और आत्मविश्वास जागा 9वीं कक्षा में, उसी घटना ने बाद में उसे एंकर बनने के 29 साल तक 29 ईयर्स सर्विस करने का जो मुंबई आकाशवाणी केंद्र पर, उसमें उनकी राह दिखा दी थी। और वो उसके बाद एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। तो लेखक ने यह भी बताया है कि सूत्र संचालन के कौन से प्रकार हैं। हम पेज नंबर 92 पर देख चुके, 92 पर देख चुके हैं कि सूत्र संचालक करते प्रकार है। पहला है शासकीय कार्यक्रमों का सूत्र संचालन, दूसरा है दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालक, तीसरा है रेडियो हेतु सूत्र संचालन, और चौथा है राजनीतिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक, और हो सकता है शैक्षणिक और सांस्कृतिक, इन कार्यक्रमों को भी सूत्र संचालक होता है। शासकीय और राजनीतिक जो कार्यक्रम होते हैं उसमें बड़े बड़े नामांकित व्यक्ति होते हैं, बड़े बड़े पद वाले, ओहदे वाले लोग होते हैं। इसके लिए कोई भी राजनीतिक या शासकीय जो समारोह होता है, सूत्र संचालक को प्रोटोकॉल यानी कि शिष्टाचार का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पदों के अनुसार एक नामों की सूची बनानी पड़ती है। किसके हाथों से किसका सम्मान यानी कि सत्कार करना है, इसकी योजना बनानी पड़ती है। और इस प्रकार सूत्र संचालन करते समय पर शासकीय या राजनीतिक समारोह का सूत्र संचालन करते समय पर ज्यादा ही अलंकारिक शब्दों का या भाषा के प्रयोग से भी बचना पड़ता है।
दूरदर्शन तथा रेडियो कार्यक्रम का सूत्र संचालन करते समय पर ये भी जो भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं उस पर उन कार्यक्रमों की दूरदर्शन या रेडियो पर जो भी कार्यक्रम दिखाए जाते हैं या सादर होते हैं प्रस्तुत होते हैं उनकी संपूर्ण जानकारी सूत्र संचालक को होनी चाहिए। इसके लिए उनको कार्यक्रम की क्या सूची संहिता बनानी पड़ती है। संहिता का मतलब होता है सूची या नियम या एक विधिवत कार्य की तैयारी करनी पड़ती है। इसके पश्चात कार्यक्रम शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे उसका कार्यक्रम जैसे जैसे पूरे जानकारी के बाद, कार्यक्रमों की सूची के बाद, कार्यक्रम की तैयारी होने के बाद कार्यक्रम शुरुआत करना चाहिए, प्रारंभ करना चाहिए और धीरे धीरे उसका विकास भी करना चाहिए। भाषा का प्रयोग कार्यक्रम और उसके प्रसंग के अनुसार किया जाना चाहिए और सूत्र संचालक को कार्यक्रम में रोचकता और विभिन्न संदर्भों का समावेश करके कार्यक्रम को 4 चांद लगा देने चाहिए। 4 चांद लगा देना, इसका भी अर्थ हमने देखा, शोभा बढ़ाना, शोभा बढ़ानी पड़ती। लेकिन सूत्र संचालक को एक बात का याद रहे इन बातों का कि वह सूत्र संचालक मंच और श्रोताओं के बीच क्या होता है, सेतु का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य, श्रोता और मंच को जोड़ने का काम करता है। इसीलिए सूत्र संचालन करते समय पर संचालक को रोचकता, रंजकता और विविध प्रसंगों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। कार्यक्रम समारोह में निखार लाना सूत्र संचालक का महत्वपूर्ण कार्य होता है, उसमें महत्वपूर्ण रोल होता है। सूत्र संचालक का समारोह हो, उत्सव हो, कार्यक्रम हो, उसमें क्या लाना, निखार लाना, यानी कि चमक या सुंदरता या सजावट करना। कार्यक्रम के अनुसार सूत्र संचालक को अपनी भाषा और भाषा का प्रकार, शैली, ढंग में परिवर्तन करना चाहिए। कई कार्यक्रमों में गीतों का, कविताओं के लाइनों का, गाने का और मुशायरों का कार्यक्रम हो तो उसमें भावपूर्ण एवं सरल भाषा का प्रयोग अपेक्षित है। और जो व्याख्यान होते हैं और वैचारिक कार्यक्रम होते हैं उसके संदर्भ में स्पष्ट शब्दों का, यानी कि एग्जैक्ट शब्दों के प्रयोग आवश्यक है, सटीक शब्दों के। सूत्र संचालन करते समय उसके सामने सुनने वाले कौन है, कौन से दर्जे के लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, शिक्षित है, अशिक्षित है, ये सब ध्यान में रखकर उसे सूत्र संचालन करने। अच्छे मंच संचालक के लिए आवश्यक है अच्छी तैयारी। जो भी अच्छा मंच एंकर होता है, सूत्र संचालक होता है, उद्घोषक होता है, उसके लिए पहले अच्छी तैयारी कर जानी पड़ती है। आज का जो समय है, वर्तमान समय, उसमें अनेक कार्यक्रम होते हैं, उसमें सूत्र संचालक की जरूरत होती है, एंकर की जरूरत है। जैसे कि संगीत संध्या, बर्थडे पार्टी, अन्य मंचीय कार्यक्रम के लिए सूत्र संचालन आवश्यक हो गया है। और लेखक कहते हैं कि मैं ऐसे कार्यक्रम के या इस तरह के अनेक कार्यक्रमों के लिए सूत्र संचालन किया है। और जिस तरह का कार्यक्रम होता है तैयारी भी उसी के अनुसार करनी होती है। शासकीय है तो उसके अनुसार तैयारी, उसमें बड़े बड़े लोग हैं तो बड़े बड़े लोगों की जानकारी, अगर दूरदर्शन है, रेडियो है तो उन पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी होनी चाहिए। सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, रेडियो उनके अलग अलग, शैक्षणिक है तो उनसे संबंधित जानकारी होनी चाहिए और तैयारी भी उसके अनुसार होनी चाहिए। लेखक कहते हैं कि मैं भी सर्वप्रथम, यानी कि शुरू में ये देखता हूं कि कार्यक्रम का स्वरूप क्या है। सामाजिक, शैक्षिक यानी कि एजुकेशन, राजनीतिक, या तो कवियों का सम्मेलन हो, या तो शेर शायरी का, मुशावरों का कार्यक्रम हो, या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। फिर उसी रूप में मैं कार्यक्रम की संहिता यानी कि सूची का लेखन करता हूं या विधिवत कार्यक्रम का लेखन करता हूं। इसके लिए कड़ी साधना व सतत प्रयास आवश्यक है। कड़ी साधना का मतलब होता है
बहुत कठोर मेहनत की जरूरत होती, परिश्रम की जरूरत होती। कार्यक्रम की सफलता सूत्र संचालक के हाथ में होती है। जो भी कार्यक्रम की शुरुआत होती है, अंत तक सूत्र संचालक ही कार्यक्रम की पूरी तरह से देखभाल करता है। कार्यक्रम की शुरुआत, कार्यक्रम का अंत भी वही करते हैं। उनके हाथ में माइक होता है, वही कार्यक्रम को पूरा करता है। वो दो व्यक्तियों या तो दो घटनाओं के बीच दुआ जोड़ने का, यानी कि कड़ी जोड़ने का काम करता है। इसलिए संचालक को चाहिए कि वो संचालन के लिए, यानी कि ये जो कार्यक्रम है उसके चलाने की क्रिया के लिए आवश्यक तत्व का अध्ययन करे। यानी कि जो कार्यक्रम चलाने के लिए जो तत्व होते हैं उनका क्या करे, अध्ययन करे, यानी कि पढ़े, प्राप्त करे, सीखे। सूत्र संचालक के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुणों का होना आवश्यक होता है। आजकल टीवी वगैरह पर कार्यक्रम होते हैं या कई कार्यक्रम स्कूल कॉलेज या ऐसे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। उसमें देखिए सूत्र संचालन करने के लिए वो किस किस तरह से सूत्र संचालन करते हैं। टीवी पर अनेक कार्यक्रम होते हैं, उसमें देखो बड़े बड़े स्टार सूत्र संचालन करते हैं। उनकी भाषा शैली देखो, उनका भाषा का प्रयोग देखो, वो किस भाषा का शब्दों का प्रयोग देखो। बीच बीच में वो हंसाते हैं, हंसमुख रहते हैं। उपस्थित लोगों पर भी कभी कभी जोक करना पड़ता है, हंसना पड़ता है, चुटकुले करने पड़ते हैं। तो इसलिए कौन कौन से गुण आवश्यक होते हैं सूत्र संचालक में, वो देखिए। पहला, वो हंसमुख होना चाहिए, यानी कि हंसता हुआ चेहरा नजर आना चाहिए। हाजिर जवाबी होना चाहिए। हाजिर जवाबी का मतलब होता है तुरंत किसी भी बात का जवाब देना या बात का तुरंत या बढ़िया जवाब सोच लेना, या सोच लेने की जो भी शक्ति होती है उसको कहते हैं हाजिर जवाबी। विविध विषयों का ज्ञाता होने के साथ साथ उसका भाषा पर प्रभुत्व होना भी आवश्यक। देखो, वो पहले हंसमुख होना चाहिए, हाजिर जवाबी होना चाहिए, और जितने भी विषय होते हैं उन विषयों का ज्ञाता यानी कि जानकार भी होना चाहिए। उसके साथ साथ जो भी भाषा में वो एंकर कर रहे हैं, कभी कभी इंग्लिश, कभी कभी हिंदी, कई प्रादेशिक भाषाओं का भी प्रयोग करना पड़ता है, उस पर उनका प्रभुत्व होना आवश्यक है। कभी कभी किसी कार्यक्रम में ऐन वक्त पर बदल यानी कि परिवर्तन होने की संभावना रहती है। इस समय पर सूत्र संचालक के भाषा प्रभुत्व की परीक्षा होती है। जब कोई कार्यक्रम में अचानक बदलाव होता है तब, यानी कि उनके प्रभुत्व यानी कि उनकी सत्ता की अस्तित्व की परीक्षा होती है। पूर्व निर्धारित यानी कि पहले निश्चित किए हुए कार्यक्रम में कोई अगर अतिथि होते हैं, चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि, उनको अगर पहले आमंत्रित किया गया है, अगर वो उनका न आना, यदि वो आ भी गए तो उनके दिन भर के कार्यक्रमों की जो पत्रिकाएं हैं, कभी कभी कई लोग, ये पॉलिटिकल्स लोग या बड़े बड़े अधिकारी होते, उनका कार्यक्रम निश्चित होता है, दिन भर उनके कार्यक्रमों का व्यस्त होते हैं। वो यदि वो आ भी जाए, उनके दिन भर की कार्य की व्यस्तता यानी कि बिजी का विचार करते हुए कार्यक्रम पत्रिका में संशोधन का मतलब होता है शुद्ध करना या सुधार करना या ठीक करना पड़ता है। आयोजकों की ओर से अचानक कोई अगर सूचना मिलती है तो उनके अनुसार सूची में परिवर्तन कर संचालक करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाना सूत्र संचालन की विशेषता होती है। तो उनमें कौन कौन से गुण बताए हैं, देखिए। पहले वो हंसमुख होना चाहिए, हाजिर जवाबी होना चाहिए, विविध विषयों का ज्ञाता होना चाहिए, और जो भी भाषा में एंकरिंग करते हैं उस पर उनका प्रभुत्व यानी कि सत्ता होनी चाहिए। और आइन मौके पर जो कार्यक्रम अगर वक्त पर अगर कोई बदलाव की संभावना होती है तो सूत्र संचालन को भाषा का प्रभुत्व होना, और पूर्व निर्धारित जो कार्यक्रम होते हैं, कोई आए हुए अतिथि वो अगर नहीं आते भी हैं तो उनके दिन भर कौन कौन से कार्यक्रमों में वो बिजी व्यस्त हैं, ये देखकर कार्यक्रम
में परिवर्तन करके मंच पर जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम को सफल बनाना सूत्र संचालक की एक विशेषता होती है। सूत्र संचालन का स्वभाव मिलनसार भी होना आवश्यक है। उनको मिलनसार यानी कि सबसे मेल जोल रखने वाला होना चाहिए। उसके लिए मिलनसार व्यक्तित्व, उसका ये मिलनसार व्यक्तित्व क्या होता है, संचालन करते समय पर, एंकरिंग करते समय पर 4 चांद लगाता है। यानी कि सबसे श्रोता से भी मिलजुल कर रहना चाहिए, और ये जो प्रमुख अतिथि आते हैं उनसे भी मिलजुल कर, और आयोजकों से भी मिलजुल कर रहना चाहिए। तब वह क्या कर सकता है, मिलनसार अगर स्वभाव रहेगा, मेलजोल रखने वाला रहेगा, तो वह ये जो कार्यक्रम होता है उसमें 4 चांद लगा देता है, यानी कि शोभा बढ़ा देता है। सूत्र संचालक को विविध विषयों का ज्ञाता भी होना भी आवश्यक है। विषयों का ज्ञान भी होना आवश्यक है। यानी कि ये जो सूत्र संचालक होते हैं उनको अनेक विषयों का ज्ञान या जानकारी होनी भी आवश्यक है। यदि सूत्र संचालक एंकरिंग करते समय पर किसी साइंस पर आधारित यानी कि भौतिकी विज्ञान पर, फिजिक्स वगैरह पर, या परमाणु विज्ञान पर, ऐसे विषयों और विभिन्न राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, नेशनल इंटरनेशनल जो नेता होते हैं उनके सामने कार्यक्रम का अगर संचालन करता है सूत्र संचालक, तो उनके संबंधित तथा राष्ट्र तथा विषयों का ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। कड़ी साधना यानी कि कठोर परिश्रम, गहराई से अध्ययन, डीप नॉलेज करते हुए विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्या करना है, कठोर परिश्रम, कड़ी मेहनत, कड़ी साधना, गहराई से अध्ययन करते हुए विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकता है वो। आकाशवाणी और सार्वजनिक कार्यक्रमों के मंच पर संचालन कार्य ने लेखक कहते हैं कि मेरे व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाई प्रदान कर दी है। यानी कि वो जो लेखक रेडियो पर और पब्लिक प्रोग्राम, ये जो मंच पर संचालन करते थे, एंकरिंग करते थे, तो लेखक कहते हैं कि मेरी पर्सनालिटी को एक ऊंचाई पर लेकर गए, प्रसिद्ध बना दिया। इस विषय में लेखक कहते हैं कि मेरी सफलता का मुख्य कारण यह है कि लेखक जो कार्यक्रम को प्रेजेंट करते थे, प्रस्तुतिकरण, लेखक कहते हैं कि मेरा प्रस्तुतिकरण, क्योंकि मंच संचालन की सफलता संचालन के प्रस्तुतिकरण पर ही निर्भर होती है। यानी कि मंच पर जो भी कार्यक्रम सादरीकरण होता है या सादर होता है, प्रस्तुत होता है, तैयार होता है, तो इसमें जो एंकर होता है वो किस तरह से उनको प्रेजेंट करता है, प्रस्तुतिकरण करता है, उस पर ही निर्भर करता है। निर्भर का मतलब होता है उस पर ही आश्रित होता है, उस पर ही आश्रित होता है या उस पर ही अवलंबित रहता है। लेखक कहते हैं कि मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि कार्यक्रम कोई भी हो, लेखक ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है, कार्यक्रम कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, ये जो स्टेज है, मंच है, इनकी जो गरिमा यानी कि महानता बनी रहनी चाहिए। कार्यक्रम को उबने नहीं देना चाहिए, पब्लिक को उबने नहीं देना चाहिए। कार्यक्रम किसी भी हो, जो मंच होता है, मंच की महानता बनाए रखनी चाहिए। गरिमा का मतलब होता है गौरव या महिमा या महानता बनाए रखनी चाहिए। मंचीय आयोजन यानी कि ये जो स्टेज का कार्यक्रम होता है, इसमें मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति कौन होता है, एंकर होता है, यानी कि सूत्र संचालक होता है। एंकर यानी कि उद्घोषक का व्यक्तित्व यानी कि जो पर्सनालिटी है, वो जो दर्शक होते हैं, देखने वाले पब्लिक, उनकी पहली नजर में ही सामने आता है। यानी कि उनका नजर, एंकर जब स्टेज पर आता है, पब्लिक ने उन पर, उनके बोलने पर, उन पे पहरावों पर
उनके शब्दों के प्रयोग पर उनकी पर्सनैलिटी उनके नज़र में आ जाती है। अतः उसका जो परिधान यानी कि उसके कपड़े वगैरह जो पहनते हैं, वो वेशभूषा वगैरह यानी कि पहनावा पोशाक वगैरह, केश केश यानी कि केश सज्जा यानी कि बालों की सजावट, देखो उसका परिधान पर्सनैलिटी के लिए वो कपड़े कौन से पहनते हैं, वेशभूषा वगैरह स्टाइल, केशों की बालों के सजावट, केश सज्जा का मतलब होता है बालों की सजावट इत्यादि सहज व गरिमामयी होनी चाहिए। जिस तरह का कार्यक्रम हो उसके अनुसार कपड़े भी पहने तो वो बहुत अच्छा होता है सूत्र संचालक के लिए। अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो सांस्कृतिक यानी कि उसके अनुसार कपड़े होने चाहिए। इसीलिए सूत्र संचालक की पर्सनैलिटी, उनके कपड़े, बोलचाल वगैरह, उनके बालों की सजावट इन पर निर्भर करती है, क्योंकि वह गरिमामयी होनी चाहिए यानी कि क्या गौरवमयी होनी चाहिए। उद्घोषक या एंकर के रूप में जब वह मंच पर आता है तो उसका जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी, और उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, उसका आत्मविश्वास ही उसके शब्दों में उतरकर श्रोता तक पहुंचता है। यह जो सूत्र संचालक होता है वह एंकरिंग करते समय पर मंच पर जब बोलता है तो उनके व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, उसका आत्मविश्वास, उनका कॉन्फिडेंस ही उनके शब्दों द्वारा प्रेक्षकों तक, श्रोताओं तक, दर्शकों तक पहुंच जाता है। श्रोता का मतलब होता है सुनने वालों तक पहुंच जाता है। सतर्कता यानी कि सावधानी, अलर्ट बोलते हैं। सहजता यानी कि सरलता, और उत्साहवर्धक यानी कि उत्साह बढ़ाने वाला या प्रसन्नता लाने वाले उसके मुख्य गुण हैं। कार्यक्रम में सावधानी, सरलता और उत्साह बढ़ाने का ये गुण उसमें आवश्यक होते हैं। लेखक कहता है कि मैंने जो 29 साल कार्यक्रम एंकरिंग किए हैं, मेरे कार्यक्रम का आरंभ जिज्ञासा भरा होता था, यानी कि जानने की इच्छा वाला होता था। जिज्ञासा भरा का मतलब होता है जानने की इच्छा जानने की इच्छा भरा होता था। बीच बीच में प्रसंग के अनुसार कोई रोचक यानी कि दिलचस्प दृष्टांत, किसी उदाहरण को दूसरे समान उदाहरण देना, उसे दृष्टांत कहते हैं। शेर व शायरी सुनाना, बहुत से एंकरिंग में देखो, मराठी का हो या किसी इंग्लिश में भी एंकरिंग करते हो तो बीच बीच में हिंदी में जो शेर शायरी लगती है आकर्षक, वो दूसरी लैंग्वेज में नहीं लगी। इसीलिए एंकरिंग करते समय कोई भी प्रादेशिक भाषा वाला हो या अंग्रेजी में एंकरिंग करने वाला हो, सूत्र संचालन करने वाला हो, देखो बीच बीच में हिंदी की शेर शायरी करता है, क्योंकि हिंदी के शेर शायरी लोगों को आकर्षित करते हैं और बोलने में भी और सुनने में भी अच्छी लगती है, लोगों पर प्रभाव डालती है वो। इसीलिए कभी कभी प्रसंग के अनुसार कोई रोचक दृष्टांत देने पड़ते हैं, शेर शायरी बीच में कहनी पड़ती है, सुनानी पड़ती है, और कविताओं के कुछ अंश, कुछ भाग भी उनका भी प्रयोग करना पड़ता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि मैं इनका प्रयोग करता हूं। जैसे एक कार्यक्रम में किसी वक्ता ने यानी कि बोलने वाले ने बताया था कि महिलाओं की तुलना उन्होंने गुलाब से करते हुए ये कहा था कि महिलाएं बोलती भी ज्यादा है और हंसती भी ज्यादा है, बिल्कुल खिले हुए गुलाब की तरह वगैरह महिलाएं वगैरह होती। जब वो बोलने वाला वक्ता था, उनका ये वक्तव्य खत्म हुआ, समाप्त हुआ, बोलना समाप्त हुआ, वक्तव्य का मतलब होता है बोलना, खत्म यानी कि समाप्त हो, ये बोलना का जब उनका खत्म हुआ भाषण, तब लेखक कहते हैं कि मैंने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि सर, आपने कहा कि महिलाएं हंसती बोलती बहुत ज्यादा है, तो इस पर मैं एक महिलाओं की तरफ से कुछ कहना चाहूंगा। तो उन्होंने महिलाओं के बारे में, लेखक कहते हैं कि उन्होंने महिलाओं के बारे में क्या कहा है, देखिए लाइन 2-3 लाइन में कहा है, हर शब्द में अर्थ छुपा होता है। उन्होंने महिलाओं के बारे में क्या कहा है, देखो, हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर अर्थ में फर्क छुपा होता है। लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते बहुत ज्यादा है,
लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते बहुत ज्यादा है, पर ज्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है। सही बात कहा है एंकरिंग करते हुए लेखक ने, क्योंकि जो हमेशा व्यक्ति हंसता खिलता दिखाई देता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दुखी नहीं है, उनके जीवन में गम नहीं। कभी कभी लोग अपने गम को भुलाने के लिए हंसते खेलते रहे, इनका मतलब ये है महिलाओं के बारे में कहने। मेरी इस बात पर लेखक कहते हैं कि इतनी तालियां बजी कि बस महिलाओं के बारे में ये जो शब्द कहे तो महिलाओं ने लेखक कहने लगे कि महिलाएं तो मेरी प्रशंसक हो गई, यानी कि प्रशंसा करने वाली हो गई। कार्यक्रम के बाद उन वक्ताओं ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत बढ़िया बोलते हो। यानी कि जिनके महिलाओं के शब्द पर उन्होंने कहा कि महिलाएं बहुत गुलाब की तरह होती है, बोलती भी बहुत है, हंसती भी बहुत है, उन वक्ता ने उनके बाद में ये जो लेखक ने उनके बारे में कहा, महिलाओं के बारे में, क्योंकि हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा वगैरह होता है, ये महिलाओं के बारे में कहते हुए वो जो वक्ता था जिन्होंने कहा था, तो वह लेखक की पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत बढ़िया बोलते हो। संक्षेप में यानी कि कम शब्दों में, कभी कोई सहज हास्य से भरा चुटकुला या कोई प्रसंग सुना देता हूं तो कार्यक्रम बोझिल नहीं होने देता। चुटकुले का मतलब होता है हंसी विनोद की कोई बात, और कोई मजेदार बात जब होती है उसे चुटकुला कहते हैं। बीच बीच में ये मजेदार बात कहनी पड़ती है, इसीलिए लेखक कहता है कि कभी कोई सहज कम शब्दों में हास्य भरा अगर चुटकुला अगर सुने देता है एंकर, तो वो कार्यक्रम को उबने नहीं देता, बोझिल बनने नहीं देता, लोगों को बोर नहीं होने देते, और कार्यक्रम में ये रोचकता बनी रहती है, दिलचस्पी बनी रहती है। विभिन्न यानी कि अलग अलग विषयों का ज्ञान होना जरूरी है एंकरिंग के लिए। कार्यक्रम कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, भाषा का समयानुकूल प्रयोग कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा देता है। यानी कि कार्यक्रम जो भी हो, तुम भाषा का अगर समय के अनुकूल, समय के अनुसार अगर प्रयोग करेंगे तो कार्यक्रम का महत्व बढ़ा देता है, गरिमा यानी कि महानता बढ़ा देता है। इसके लिए आपको पहले निरंतर पढ़ते रहना आवश्यक है। इसके लिए लेखक क्या कहते हैं, आपको भाषाओं का ज्ञान बढ़ाने के लिए, भाषाओं का समय के अनुकूल प्रयोग करने के लिए, कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाए रखने के लिए आपको निरंतर यानी कि हमेशा पढ़ते रहना आवश्यक है। इसलिए लेखक कहता है कि जब मैं छोटा था तो रोज शाम के समय नगर का यानी कि शहर के जो वाचनालय थे, लाइब्रेरी थे, उनमें जाता था। उनमें कौन कौन से किताबें पढ़ते थे, देखो, चंपक, नंदन, बाल भारती और चंदा मामा जैसी पत्रिकाएं पढ़ते थे लेखक। उसके बाद लेखक कहते हैं कि धर्मयुग, हिंदुस्तान, दीनमान, कादम्बिनी, सारिका, नवनीत, रीडर्स डाइजेस्ट जैसी मासिक पाक्षिक पत्रिकाएं भी पढ़ने लगे लेखक। मासिक का मतलब होता है महीने में प्रकाशित होने वाली। पाक्षिक का मतलब होता है 15 दिनों में प्रकाशित होने वाली, निकलने वाले, और वार्षिक का मतलब होता है साल में निकलने वाले, वर्ष में निकलने वाले। इसीलिए दैनिक का मतलब होता है दिन में हर रोज निकलने वाले या प्रकाशित होने वाले। तो इन कार्यक्रमों के लिए, भाषा का प्रभुत्व बढ़ाने के लिए, भाषा का प्रयोग करने के लिए उन्होंने अलग अलग पुस्तकों का, पत्रिकाओं का पठन किया है या अध्ययन किया है या पढ़ते रहे हैं। इसलिए रेडियो के विविध कार्यक्रम को सुनना बेहद पसंद था। यानी कि रेडियो को अलग अलग कार्यक्रम को सुनना लेखक को बहुत पसंद आता था। ये सारी बातें कहीं न कहीं प्रेरणादायक रही थी सूत्र संचालक का आधार स्तंभ बने रहने के लिए। प्रेरणादायक का मतलब होता है प्रेरणा देने वाले। सूत्र संचालक को ये सारी बातें पढ़ना, कार्यक्रम का सुनना, ये सूत्र संचालक के लिए प्रेरणादायक होती। मैं उद्घोषक यानी कि एंकर या मंच संचालक की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाता रहा हूं। लेखक ने 29 साल तक
ये भूमिका निभाई है और श्रोताओं ने, सुनने वालों ने, दर्शकों ने मुझे अपार स्नेह यानी कि प्रेम और यश से समृद्ध किया। समृद्ध यानी कि संपन्न या भरा पूरा कर दिया है। किंग ऑफ वॉइस यानी कि आवाज के बादशाह, संस्कृति के शिरोमणि, अखिल आकाशवाणी जैसे अनेक पुरस्कारों से लेखक को सम्मानित किया गया। लेखक कहते हैं कि मैंने भी आकाशवाणी का एक विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइज देखकर ही रेडियो के लिए एंकर या उद्घोषक पद हेतु आवेदन किया था, यानी कि एप्लीकेशन किया था। और उसके बाद एप्लीकेशन करने के बाद उसका सिलेक्शन हुआ, लेखक सिलेक्ट किए गए और चयन किए जाने के बाद 29 वर्ष तक, 29 ईयर्स तक लेखक कहते हैं कि मैंने वहां अपनी सेवाएं प्रदान की, सर्विस की, नौकरी की। और इस नौकरी ने 29 साल तक सर्विस देने में लेखक कहते हैं कि मुझे गर्व है। मैं उद्घोषक हूं यानी कि एंकर हूं, मैं अनाउंसर हूं, शब्दों की दुनिया में रहता हूं। जब रेडियो से बोलता हूं तो हर घर घर में पहुंचता हूं, सड़क पर, सड़क दर सड़क पर, यानी कि हर सड़क गली में, गली गली में मेरा आवाज सुनाई पड़ता। तब मेरी कोई सूरत नहीं होती, सिर्फ आवाज होती है। मेरा कोई चेहरा भी नहीं होता है, लेकिन मैं हवाओं की पालकी पर सवार दूर गांवों तक पहुंच जाता हूं। यानी कि रेडियो पर जब कार्यक्रम प्रसारित होते हैं तब लोगों को ना चेहरा दिखाई देता है, ना मेरी कोई पहचान होती है, सिर्फ आवाज के जरिए, हवा के जरिए गांवों गांवों, घरों घरों में, सड़क दर सड़क पर, गली गली में लोगों तक हवा की पालकी के द्वारा मैं गांव गांव तक पहुंच जाता हूं। जब एंकर बन जाता हूं, जब उद्घोषक होते हैं, अनाउंसर होते हैं रेडियो पर, तब आवाज के जरिए पहुंचते हैं। जब मंच पर, स्टेज पर एंकर बन जाता हूं, लेखक कहते हैं कि अपने दर्शकों को दिलों को छू जाता हूं, दिलों को, हृदय को क्या करते हैं, स्पर्श कर जाते हैं। आज वो कहते हैं कि आप मुझे आवाज के पर्दे पर देखते हैं, मैं उद्घोषक हूं, मैं एंकर हूं, मैं अनाउंसर हूं, लेखक कहते हैं। लेखक इसके द्वारा ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से मुझे 29 साल तक आवाज के बलबूते पर, एंकरिंग या भाषा के प्रभुत्व पर, या मुझे जो ज्ञान था पढ़ाई के बलबूते पर, जो मैं एंकर बना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, व्यक्तिमत्व के साथ, तो उन्होंने मुझे 29 साल तक सेवा प्रदान करने का मौका दिया। उसमें मुझे नौकरी भी मिली, काम भी मिला और दाम भी मिला। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हो सकता है कि आपको भी इस पाठ के पढ़ने के बाद रोजगार के अवसर रेडियो या दूरदर्शन के चैनलों पर आपको मिल सकता है, या सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम या शैक्षणिक कार्यक्रम एंकरिंग करने का आपको मौका मिल सकता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि इनके द्वारा देखो रोजगार के क्षेत्र भी उपलब्ध है। इससे पहले रोजगार के क्षेत्र से रोजगार के क्षेत्र में भी, इस क्षेत्र में भी, यानी कि एंकरिंग या उद्घोषक या सूत्र संचालक या अनाउंसर के रूप में भी रोजगार की भरपूर सेवाएं हैं। इसमें आप नाम भी कमा सकते हैं और दाम भी कमा सकते हैं, यानी कि आप नाम, ऊंचा नाम भी कर सकते हैं और रुपए पैसे भी कमा सकते हैं। मुझे भाषा का गहराई से अध्ययन करना पड़ा है। लेखक कहते हैं कि मुझे इसके लिए भाषा का डीप नॉलेज लेना पड़ा। गहराई से अध्ययन का मतलब होता है डीप नॉलेज, यानी कि गहराई से अध्ययन करना पड़ा, सीखना पड़ा, बहुत कुछ सीखना पड़ा, पढ़ाई करनी पड़ी। लोग भले ही कहे कि भाषा का अध्ययन क्यों करे, क्या इससे रोजगार मिलता है, पर मैं आज तक के अपने अनुभव से लेखक कहना चाहता है, लेखक कहता है कि मैं कहना चाहता हूं कि भाषा का विद्यार्थी कभी बेकार नहीं जाता, यानी कि भाषा में पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी व्यर्थ नहीं जाता, व्यर्थ नहीं रहता। सूत्र संचालन में भी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लैंग्वेज का रोल महत्वपूर्ण होता है। भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, उनका उचित प्रयोग, किसी भी प्रख्यात साहित्यकार हो या व्यक्तित्व के कथन, यानी कि बात
का उल्लेख, कथन बात का उल्लेख का मतलब होता है वर्णन या चर्चा या जिक्र किया हुए कार्यक्रम को प्रभावशाली एवं हृदय स्पर्शी बना देता है। क्या कहा उन्होंने? भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, उनका उचित प्रयोग किसी भी प्रसिद्ध साहित्यकार हो या व्यक्तित्व के कथन को क्या कर देता है? उल्लेख कार्यक्रम का प्रभावशाली एवं हृदय को स्पर्श वाला बना देता है। विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आप रेडियो या टीवी उद्घोषक के रूप में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आज अगर हमने टीवी पर देखे, रेडियो पर देखे, सुने, तो अनेक तरह के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। रोज कितने टीवी पर कितने चैनल्स है, दूरदर्शन पर अनेक कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। कितने लोग सूत्र संचालन करते हुए उसमें रोजगार प्राप्त करते हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। और सूत्र संचालन करते समय पर कुछ चरण या कुछ बिंदु होते हैं, यानी कि किसी चरण का, सूत्र संचालन के चरण के मतलब होता है किसी काम को पूरा करने के विभिन्न जो दौर होते हैं, क्रम होते हैं, वो कौन कौन से हैं, इनके भी जानकारी लेते हैं। देखो, पहले सूत्र संचालन करते समय श्रोतागण को सूत्र संचालन करते समय पर एंकर को, सूत्र संचालक को या उद्घोषक को, जो श्रोतागण है यानी कि सुनने वाले प्रेक्षक है, दर्शक है, उनको वंदन वगैरह करना। बाद में अपना खुद का परिचय देना और उसका स्वागत करना, कार्यक्रम को आए हुए मेहमानों का या प्रेक्षकों का। उसके बाद मंच पर उपस्थित महानुभाव, जो महान व्यक्ति वगैरह होते, उनका आदर पूर्वक सम्मान। उसके बाद सकारात्मक अभिप्राय यानी कि पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव ओपिनियन। उसके बाद सहज और उत्स्फूर्त संचालन और सूत्र संचालक के आवाज में उतार चढ़ाव, श्रोताओं से संवाद बनाए रखना। उसके बाद समय सूचकता, हाजिर जवाबीपन, गलती पर तुरंत माफी मांग लेना और कार्यक्रम के अनुसार भाषा शैली में बदलाव, परिवर्तन। ये क्या है? अच्छे सूत्र संचालन के चरण या बिंदु या मुद्दे माने गए। तो विद्यार्थियों, आप भी इस पाठ को अगर गौर से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर गौर करेंगे, विचार पूर्वक अगर सोचेंगे, तो आप भी भविष्य में एंकर बन सकते हैं, उद्घोषक बन सकते, सूत्र संचालक बन सकते हैं और आपको रोजगार भी प्राप्त होगा, नाम भी होगा, काम भी होगा, दान भी होगा। तो विद्यार्थियों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब हम विदा लेते हैं आपसे। तो इस पाठ पर कठिन शब्दों का प्रयोग या कठिन शब्दों के अर्थ बताए हैं, मुहावरे आए हुए उन मुहावरों का अर्थ बताया है, एंकर के लिए कौन से गुण होने चाहिए और कौन कौन से क्षेत्र में एंकरिंग करनी होती है, लेखक के जो अनुभव हैं, आनंद सिंह के मैं उद्घोषक हूँ, इस पाठ में सब बताया गया है। आप उस पर पढ़ाई कर सकते, गौर करेंगे तो आप भी भविष्य में उसमें नौकरी कर सकते, करियर आपका बना सकते, रोजगार प्राप्त कर सकते। तो विद्यार्थियों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है।